कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों को रामदेव भार्गव का शुभ प्रातः। विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? कोरोना महामारी के इस दौर में आप अपने आप को पूर्णतया सुरक्षित बनाए रखें। आपके स्वास्थ्य की कामना हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में समास नामक उप विषय का अध्ययन करेंगे। समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा है विभक्ति रहित दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है जोड़ना। समास का मुख्य लक्ष्य होता है किसी बात को संक्षेप में कहना। मैं समास की परिभाषा लिख रहा हूं, लिखिए। विभक्ति रहित दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, समास का अर्थ होता है जोड़ना। समास का मुख्य लक्ष्य होता है किसी बात को संक्षेप में कहना, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। समास विग्रह समास विग्रह किसे कहते हैं? समास में दो पदों को अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। समास में पदों को अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह में शब्दों के साथ विभक्ति दिखाना भी अनिवार्य होता है, जैसे पाप पुण्य। पाप और पुण्य का अगर हम विग्रह करते हैं तो हमारे सामने एक विभक्ति आती है, पाप और पुण्य, जो अपने आप में द्वंद्व समास का उदाहरण है। समास के 6 भेद हैं। पहला है अविभाव। अविभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है और वही प्रधान हो, प्रथम पद ही प्रधान हो, वहां अविभाव समास होता है। लिखिए, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो, उसे अविभाव समास कहते हैं।
जैसे यथाशक्ति। अब ये शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन और कारक में कहीं प्रभावित नहीं होते। अब अव्ययभावी समास में पहला पद अव्यय होता है जो लिंग वचन और कारक में कहीं प्रभावित नहीं होता है। जैसे यथाशक्ति है, प्रतिदिन है। यथाशक्ति और प्रतिदिन ये लिंग वचन और कारक में कहीं भी प्रभावित नहीं होते। जैसे मैं तुम्हारी यथाशक्ति सहायता करूंगा, वे तुम्हारी यथाशक्ति सहायता करेंगी, वह तुम्हारी यथाशक्ति सहायता करेगी। एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कहीं भी यथाशक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रतिदिन शब्द भी ऐसा ही है। जैसे एक पुरुष प्रतिदिन खेत में जाता है, एक महिला प्रतिदिन खाना बनाती है, हम प्रतिदिन प्रातः उठते हैं। प्रतिदिन शब्द कहीं भी प्रभावित नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में अव्यय है। दूसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास के समस्त पद के खंड में विशेषण विशेषे उपमान उपमेय का संबंध बोध कराया जाता है, जिससे समास के समस्त पद के खंड में विशेषण विशेषे उपमान उपमेय का संबंध बोध कराया जाता है। वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलगाय, यानी जिस समास के समस्त पद के खंड में विशेषण विशेष उपमान उपमेय। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? जहां किसी शब्द की किसी अन्य शब्द के द्वारा तुलना करके उसको उपमित किया जाता है, उसे उपमान कहते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेषे, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। उपमान किसे कहते हैं? जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेषे उपमान उपमेय का संबंध बोध कराया जाता है। जैसे नीलगाय। अब गाय अपने आप में विशेष्य है, अपने आप में उपमेय है, और नीलापन उसका उपमान है, उसका विशेषण है।
तो यहाँ पर ये कर्मधारय समास। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। इसका विग्रह करने पर समूह है या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। लेकिन जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरे पद की प्रधानता होती है। इसका विग्रह करने पर समूह है या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे दो राह, त्रिगुण, पंचवटी। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, ये पहला पद दो, त्रि और पंच, दो, त्रि और पंच, ये संख्यावाची है। दूसरा पद संज्ञा होता है, जैसे राह, राह है, गुण, त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वटी, वटी का मतलब होता है वृक्ष, ये अपने आप में संज्ञा है। इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। राह कितनी? दो, गुण कितने? तीन, वृक्ष कितने? पांच। इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। इसका विग्रह करने पर समूह है या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे दो रास्तों का समूह है, तीन गुणों का समूह है, पांच वृक्षों का